वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तांदट्टी। उसी तरह एक कॉमेडी प्लस फील गुड मूवी है। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही बैकग्राउंड वॉइस में हम ये सुनते हैं कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से एक छोटी सी विश मांगने लगती है। हमारे गांव में जिस बूढ़ी औरत के कानों में जो इयररिंग्स है ना, मुझे भी वैसे इयररिंग्स चाहिए। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मैं वैसे इयररिंग्स को पहनना चाहती हूँ, प्लीज दिलवा दो ना। उसके बाद सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक एसआई का सुपीरियर इसके पुलिस स्टेशन आने पर एसआई अपनी सुपीरियर से कहने लगता है, सर आज रात देवराज अपनी तीसरी बीवी के घर आने वाला है। खबर बहुत ही पक्की है सर, आज रात किसी भी तरह से उसे पकड़ना होगा। सुपीरियर कहने लगता है तो फिर किसी लोकल बंदे का सहारा लो। तभी एक कांस्टेबल कहने लगता है, अरे सर दूसरे बंदे का क्यों, हमारा हेड कांस्टेबल सुब्रमण्यम है ना, उसी गांव में रहता है, हम उसकी मदद लेंगे। ऐसा ही अपने सुपीरियर से कहने लगता है, नहीं नहीं सर, इस केस में हम सुब्रमण्यम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो सारा काम चौपट कर देगा। सुपीरियर कहने लगता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता, आज रात हर हाल में देवराज पकड़ा जाना चाहिए। अगर आज रात वो मिस हो गया तो दोबारा हमारे हाथ नहीं लगेगा। सो रात होने के बाद वो एसआई अपनी सारी टीम के साथ देवराज के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। खबर आती है कि देवराज घर में ही है। अपने सारे टीम मेंबर्स को हर एक दिशा में स्प्रेड होने के लिए कहता है, सिवाय सुब्रमण्यम को। इसको गाड़ी के पास ही रुकने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद देवराज अपनी वाइफ को नकाब पहनाकर घर से बाहर भागने के लिए कहता है। पुलिस वाले इसकी वाइफ को देवराज समझकर इसके पीछे भागने लगते हैं। एट द सेम टाइम जब देवराज दूसरे रास्ते से बाहर आने लगता है तो सुब्रमण्यम इसको देख लेता है। मतलब यहाँ पर देवराज एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। सुब्रमण्यम और देवराज के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। जब देवराज भागने ही वाला होता है, सुब्रमण्यम गाड़ी से एसआई की गन निकालकर उस पर फायर कर देता है। खैर दूसरे दिन सुब्रमण्यम के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है। इसके हायर ऑफिसर्स सुब्रमण्यम से कहने लगते हैं कि लास्ट टाइम तुमने किसी बंदे का हाथ तोड़ने की वजह से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए और कल तुम देवराज पर गन से फायरिंग ही कर दी। अगर वो मर जाता तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा केस ठुकता। 10 दिनों बाद तुम रिटायर होने वाले हो और इस उम्र में तुमको हीरो बनना है। ये 10 दिन बस अपने सीट पर चुपचाप बैठे रहो। अगर जरा भी कांड किया तो तुम्हारा पेंशन भी कट हो सकता है। बस कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे और हमारे पास मत आना मदद मांगने के लिए। इस तरह से इसको डांट डपट कर वहाँ से भेज देते। क्या आप इस बात से सहमत है कि हर साल समय तेजी से उठता जा रहा है और हम जो योजना बनाते हैं वो हमेशा पूरा नहीं होता। अक्सर इसी का कारण पैसा ही होता है। ऐसे मामलों में बेहतर है कि हार ना माने और कार्य करे, एक नया अनएक्सपेक्टेड खाते की पूंजीकरण करे, या हमेशा पहले जमा राशि पर 150 और प्रोमो कोड के साथ 150 फ्री पिन लेते हैं। तीसरा स्लॉट चुनिए और बुनियादी विवरण पर ध्यान देते हुए एक छोटा सा दान लगाए। खेल को ठंडे दिमाग से खेलो और समझने का कोशिश करो और भाग निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगा। दूसरी तरफ सल्वरासु नाम का एक लड़का रोते हुए घबराते हुए पुलिस स्टेशन आकर कहने लगता है कि सर मेरी दादी मिसिंग हो चुकी है, 4 दिन से वो अपने घर वापस ही नहीं आई, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। तो वहाँ का एक कांस्टेबल सल्वरासु से इसका नाम और उसका गाँव का नाम पूछने पर सल्वरासु अपना गाँव का नाम बताने लगता है। यह सुनने के बाद सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। कहने लगते हैं कि शायद तुम रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे गांव वाले पुलिस वालों को गांव में अंदर आने ही नहीं देते। एक कांस्टेबल तो कहने लगता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इनके गांव गया था एक केस के मामले में, गांव वाले मुझे नंगा कर कर अपने गांव से बाहर भगा दिया। ऐसा कहते हुए सल्वरासु को वहां से भगाने लगते हैं। एट द सेम टाइम सुब्रमण्यम अपने पुलिस स्टेशन वापस आने लगता है। तो सल्वरासु को रोता हुआ देख इससे पूछने पर सल्वरासु अपनी सारी बात सुब्रमण्यम को बताने लगता है कि मेरे दादी का नाम तंगपुन्नू है, 4 दिन से मिसिंग है, प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद 4 औरतें सुब्रमण्यम के पास आकर कहने लगती है कि सर हमारी माँ मिसिंग हो गई, किसी भी तरह से आप ही हमारी मदद कर सकते हो। सुब्रमण्यम सोचने लगता है कि एक ही दिन इतने सारे लोगों की माँ कैसे मिसिंग हो सकती है। बाद में पता चलता है कि इन 5 का एक ही केस है, मतलब ये 4 औरतें तंगपुन्नू की बेटियां होती है। तो ये सारे लोग सुब्रमण्यम पर टूट पड़ते हैं, रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो, आप ही हमारी माँ को ढूंढ सकते हो, प्लीज हमारी मदद करिए। सुब्रमण्यम प्रॉमिस कर देता है, ठीक है, मैं आपकी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा। अदर कांस्टेबल सुब्रमण्यम को वार्न करने लगते हैं कि सुब्रमण्यम उनके गाँव को मत जाओ, बहुत खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी सुब्रमण्यम सल्वरासु की गाड़ी में बैठकर उनके गाँव जाने लगता है। रास्ते के दरमियान सुब्रमण्यम सल्वरासु से पूछने लगता है कि इतनी प्यार करने वाली बेटियां होते हुए तुम्हारी दादी घर से क्यों भाग गई, आखिरकार कहाँ पर गई। सल्वरासु कहने लगता है, अरे सर वो सब कुछ उन 4 का नाटक है, एक भी बेटी अपनी माँ से प्यार नहीं करती। इस तरह से अपनी दादी
तंगपुन्नु के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली तंगम के 7 औलाद थी, आखिरी औलाद गुजर गई, मतलब टोटली 4 बेटियां 2 बेटे। तंगम का हस्बैंड भी मर गया, जिसकी वजह से तंगम ने बहुत ही मुश्किल के साथ अपने बच्चों की परवरिश करके उनकी शादी करवाई। लेकिन मेरी दादी की औलादें बहुत ही सेल्फिश है सर। इस तरह से एक के बारे में एक बताने लगता है। एक दिन तंगम की गाय तंगम को लात मारने की वजह से थोड़ा बीमार पड़ गई। सो तंगम की बड़ी बेटी तंगम के पास आकर 3 दिन लगातार सेवा करने लगी, और वो भी बहुत ही प्यार से। उसके बाद बड़ी बेटी अपने घर जाते जाते उस गाय को अपने साथ ले जाने लगती है। अपनी माँ से कहने लगती है कि इस गाय ने तुमको मारा माँ, मैं इसको अपने घर ले जाकर 1 हफ्ते तक इसको सबक सिखाऊंगी। इस तरह से एक लौती इनकम सोर्स तंगम की बड़ी बेटी मतलब वो गाय को ले जाती है। ये सुनने के बाद सुब्रमण्यम कहने लगता है, वाह तुम्हारी बड़ी बुआ तो बहुत ही खतरनाक निकली, 3 दिन सेवा करके गाय को ही उठा ले भाग गई। उसके बाद दूसरी बुआ के बारे में बताने लगता है कि तंगम की दूसरी बेटी और उसका हस्बैंड गांव में कोल्ड ड्रिंक शॉप रखने के लिए तंगम से कुछ मदद मांगी। तो तंगम ने अपने बागीचे के पेपर्स गिरवी रखकर 5 लाख रुपए अपनी दूसरी बेटी को दिया कोल्ड ड्रिंक शॉप रखने के लिए। लेकिन दूसरी बेटी ने कोल्ड ड्रिंक शॉप रखने के बजाय दारू की दुकान ही खोल दी, और वो भी तंगपुन्नु के नाम से उसकी फोटो चिपका कर। यह जानने के बाद तंगपुन्नु बहुत शर्मिंदा हो गई, बहुत ही मुश्किल से अपने घर से बाहर निकल रही थी ताकि कोई इसको देख ना ले। उसके बाद सेल्वरासो तीसरी बुआ के बारे में बताते हुए अपने फादर के बारे में भी बताने लगता है कि मेरे पापा भी बहुत दारू पीकर मर गए। मेरी दादी के दूसरे बेटे का नाम है शो पांडी, जो हमेशा दारू पीते रहता है। एक दिन शो पांडी फुल दारू पीकर अपनी माँ के पास आकर कहने लगा कि तुम सारे गांव वालों की शादी करवाती हो सिवाय अपने बेटे की। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि मेरी शादी कदरिसन की बेटी से करवा दो, लेकिन नहीं, तुमको अपने बेटे की फिक्र ही नहीं। तंगपुन्नु कहने लगती है, अगर तुम ऐसे ही दारू पीते रहोगे कौन तुमको लड़की देगा, कौन तुमसे शादी करेगी, पहले कुछ काम धंधा कर लो, ये पीने की आदत छोड़ दो। पांडी को गुस्सा आकर कहने लगता है कि मैं अभी के अभी जहर पीकर मर जाऊंगा। इस तरह से पांडी एक दारू की बोतल खरीदकर उसमें जहर मिलाकर जंगल में जाकर आधी बोतल पीकर आधी बोतल वहीं पर रखकर दोबारा अपनी माँ के पास जाने लगता है। अब उसी रास्ते से 2 लोग गुजरते हुए ये चीज देख लेते हैं कि पांडी ने दारू की बोतल यहीं पर छोड़कर चला गया, चलो हम जाकर पी लेते हैं, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो दूसरी तरफ शो पांडी दोबारा अपनी माँ के पास आकर इसे झगड़ा करने लगता है। बातों ही बातों में जहर पीने की वजह से ये बेहोश गिर जाता है। बेचारी तंगपुन्नु आसपास के लोगों को बुलाकर अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सेल्वरासो कहने लगता है, उस दिन मेरा चाचा मरने वाला था लेकिन नहीं मरा। जो नहीं मरना चाहते थे मतलब वो दोनों मर गए, जिसकी वजह से उन दोनों बंदों की पत्नियां पंचायत बिठाने लगे। इस मामले को सुलझाने के लिए मेरी दादी ने अपनी एक लौती जमीन मतलब खेत उन दोनों औरतों के नाम कर दी। ये सुनने के बाद सुब्रमण्यम सेल्वरासो से पूछने लगता है, अरे इतने सारे झगड़े होने के बजाय अगर तुम्हारी दादी उस कदरेशन की बेटी से शादी करवा देती तो काफी होता ना। सेल्वरासो कहने लगता है, ये मुमकिन नहीं सर, क्योंकि कदरेशन की बेटी की ऑलरेडी शादी होकर उसे 3 बच्चे हैं। एक दिन तो मेरे चाचा फुल दारू पीकर कदरेशन की बेटी के पास ही जाकर उसके हस्बैंड से ये कहने लगा कि मैं तुम्हारी वैफ से शादी करूंगा, और ऊपर से उसका हस्बैंड पुलिस वाला है। मेरे चाचा को बहुत मारा पीटा, इसीलिए मेरे चाचा शो पांडी पुलिस वालों से बहुत नफरत करता है। आप भी थोड़ा उसे संभल कर रहिए। सेल्वरासो कहने लगता है कि इसके कुछ दिनों बाद मेरी माँ मेरी दादी के घर जाकर झगड़ा करने लगी कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चियों को ही दे दी, हमें कुछ नहीं दिया। आप मुझे अपना घर मेरे नाम कर दो। इस दुनिया में मेरा पति भी नहीं रहा, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। सो तंगपुन्नु ने उसी तरह से अपना घर सेल्वरासो की माँ के नाम पर लिख दिया। उसके बाद तंगम बेचारी बिस्तर के हवाले हो गई, मतलब बीमार गुजरने लगी। जब जब तंगम की बेटियां आकर इसको देखा करती थी, और उसी तरह ये सारे लोग यही प्लान कर रहे थे कि किसी भी हालत में तंगम के कानों में के इयररिंग्स को हासिल करना होगा। एक रात जब ये बात सेल्वरासो ने सुना था तो सेल्वरासो अपने दादी के पास आकर यही कहने लगा कि दादी आप मुझे अपने इयररिंग्स दे दो, मैं उसे बेचकर तुम्हारे दवाइयों का खर्चा उठाऊंगा। यह सुनने के बाद तंगपुन्नु सेल्वरासो को बहुत मारने पीटने लगी, अपने से दूर जाने के लिए कहा, बहुत फूट फूट कर रोने लगी। बाद में सेल्वरासो ने अपनी दादी को बहुत समझाया, कूल करने लगा, इसे माफी मांगने लगी। तब जाके तंगपुन्नु इन इयररिंग्स की कहानी अपने पोते को सुनाने लगती है कि क्यों इस इयररिंग्स को अपने से दूर नहीं करना चाहती। सो सीन 1981 में शिफ्ट होता है। जब तंगपुन्नु जवानी में थी उस वक्त वीरा नाम के एक बंदे से बहुत प्यार कर रही थी,
शायद इन दोनों ने चोरी चुपके शादी भी कर ली, एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी जिंदगी भी गुजार रहे थे। मतलब इन दोनों की कैस्ट अलग अलग होती है। इसीलिए तंगम के मांगने पर वीरा ने तंगम को वो इयररिंग्स गिफ्ट पर दिया था। मूवी की स्टार्टिंग में जो वॉइस ओवर था ना, वो तंगपन्नू का ही होता है। बहुत ही मुश्किल से वीरा ने तंगपन्नू के लिए ये इयररिंग्स बनाकर दिया। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इनके पास तंगपन्नू का भाई और उसके आदमी आकर इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगे। कहने लगता है कि तुम जैसे कमजात लड़के को मेरी बहन चाहिए, रुको अभी तुमको एक अच्छा सा सबक सिखाता हूँ। उसके बाद वो लोग वीरा को मारकर वीरा की लाश को एक पत्थर से बांधकर पास ही के एक कुएं में डाल देते हैं। तंगपन्नू की आंखों के सामने ही बेचारी वो कुछ नहीं कर पाती। तंगम ने वीरा की याद में उस इयररिंग्स को अभी तक अपने कानों से नहीं उतारा। तंगम की कहानी सुनने के बाद सुब्रमण्यम भी बहुत रोने लगता है। उसके बाद ये दोनों पासी के एक टाउन में जाकर तंगपन्नू को तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। सेल्वरासु कहने लगता है कि सर इस टाउन में मेरे कुछ रिलेटिव्स है, मैं उनके घर जाकर आता हूँ। खैर सुबह होने के बाद सुब्रमण्यम पासी के एक बस स्टैंड में जाकर फ्रेश अप वगैरह होकर दोबारा तंगपन्नू को ढूंढने लगता है। तो उसी बस स्टॉप के पास सुब्रमण्यम को तंगपन्नू नजर आती है, जो दिखने में बहुत ही वीक होती है। जब बेहोश गिरने ही वाली होती है, सुब्रमण्यम फटाक से इसको पकड़ लेता है, फटाफट से तंगम को हॉस्पिटल ले जाता है। बाद में पता चलता है कि तंगपन्नू मर चुकी है। यही बात वो सेल्वरासु को बताने पर सेल्वरासु अपनी दादी की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद सेल्वरासु सुब्रमण्यम से कहने लगता है कि सर आप भी मेरे साथ हमारे गांव चलिए, अगर मैं अकेला गया तो सारे लोग यही सोचेंगे कि मैंने अपनी दादी को मार दिया। सो सेल्वरासु बहुत रिक्वेस्ट करने पर सुब्रमण्यम एम्बुलेंस के साथ सेल्वरासु के गांव जाने लगता है। तंगपन्नू की लाश को देखकर सारा गांव बहुत रोने लगता है, क्योंकि तंगपन्नू सारे लोगों से हंसते हुए बात किया करती थी, सारे लोगों की मदद किया करती थी। खैर उसी रात तंगम की दूसरी बेटी अपने हस्बैंड को साइड में बुलाकर कहने लगती है कि मैं अपने बहनों के सामने मेरी प्रॉब्लम्स बताकर मेरी माँ के इयररिंग्स हासिल करने की कोशिश करूंगी, तब तक तुम कुछ भी कांड मत करना। और जिस तरह बाकी बेटियों की नजर भी तंगम के इयररिंग्स पर ही होती है कि कैसे इन बालियों को चुराया जाए। सुबह होने के बाद सारे लोग ये देखते हैं कि तंगम की इयररिंग्स गायब है, किसी ने चुरा लिया। ये जानकर सारी बहनें एक दूसरे में बहुत झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने चुराया होगा, तुमने चुराया होगा। सुब्रमण्यम बेचारा इन लोगों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर के बाद पांडे भी अपने हाथ में चाकू लेकर वहाँ पर आता है, वहाँ के लोगों से झगड़ा करने लगता है कि किसने मेरी माँ की इयररिंग्स चुराई। उसके बाद गांव का सरपंच सुब्रमण्यम से कहने लगता है सर हमारे गांव में पुलिस वाले बिल्कुल भी नहीं आते, शायद आपको ये बात नहीं पता, इस प्रॉब्लम को हम ही सुलझा लेंगे, आप यहाँ से जा सकते हो। सरपंच की बात मानकर जब सुब्रमण्यम वहाँ से जाने लगता है, तभी शोपांडी अपनी चाकू दिखाते हुए कहने लगता है अगर तुम इस गांव से अपने कदम बाहर रखा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तुमको पहचानना ही पड़ेगा कि मेरी माँ की इयररिंग्स किसने चुराई। अब बेचारे सुब्रमण्यम के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वहाँ के लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट करता है। इसी दरमियान में एक बूढ़ी औरत सुब्रमण्यम से कहने लगती है कि मुझे तो उसी मेंढक मुंह वाले बंदे पर शक है, उसी ने चुराया होगा। सुब्रमण्यम पूछने लगता है मेंढक मुंह वाला बंदा कौन है वो? बूढ़ी औरत कहने लगती है कि उसकी जुबान काली है, जिसके ऊपर भी श्राप देता है वो सच हो जाता है। एक दिन मेंढक मुंह वाला बंदा बाइक चुराते हुए पकड़ा गया। बाइक ओनर उसको बहुत मारने पीटने लगा, तो गुस्से में आकर मेंढक मुंह वाला बंदा उस बंदे को श्राप देने लगा कि इसी बाइक से तुम्हारा एक्सीडेंट होकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो सच में एक हफ्ते के बाद उस बाइक ओनर की मौत हो जाती है उसी बाइक से। अगर आप उस मेंढक मुंह वाले बंदे को पकड़कर मार पीट कर पूछताछ करेंगे तो शायद वो कुछ सच बोल सकता है। सुब्रमण्यम सोचने लगता है अगर मैं उसे मारूंगा तो वो मुझे भी श्राप दे देगा। खैर जो भी हो, सारे गांव वाले मेंढक मुंह वाले बंदे को तलाश करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो मेंढक मुंह वाला बंदा बहुत ही गुस्से के साथ यहाँ पर आता है, कहने लगता है कि किसने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि मैंने इयररिंग्स को चुराया, कौन है वो, सामने आओ मेरे। तभी पांडे अपने हाथ में चाकू लेकर कहने लगता है हाँ मेरी माँ की इयररिंग्स तुमने ही चुराए, बताओ कहाँ पर छुपा के रखा है। मेंढक मुंह वाला बंदा कहने लगता है कि पांडे झूठा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, वरना मैं तुमको श्राप दे दूंगा कि 7 जन्मों तक तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। यह सुनने के बाद शोपांडे को बहुत गुस्सा आकर एक चाकू से उस बंदे की जुबान ही काट देता है। मेंढक मुंह वाला बंदा रोते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पांडे सुब्रमण्यम से कहने लगता है अगर इयररिंग्स उसने नहीं चुराई तो किसी न किसी ने चुराई होगी, फटाफट से ढूंढ निकालो उसको। हाँ बेचारा सुब्रमण्यम काफी सारी कोशिशें करने लगता है। थोड़ी देर के बाद गांव का सरपंच सुब्रमण्यम के पास आकर कहने लगता है कि कल रात हमारे एक आदमी ने तंगपन्नू की छोटी बेटी की बातें सुनी थी कि उसकी बेटी और उसके हस्बैंड ने उन इयररिंग्स को चुराने का प्लान कर रहे थे।
तंगपन्नू की छोटी बेटी से पूछताछ करोगे तो कुछ पता चलेगा। दूसरी तरफ तंगपन्नू की छोटी बेटी अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है तो हम ये देखते हैं कि किसी ने इसके हस्बैंड के हाथ पैर बांधकर एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया। फोन ही पिक नहीं कर पाता। तंगपन्नू की छोटी बेटी बहुत घबराने लगती है कि पता नहीं इसका हस्बैंड कहाँ पर है, क्या कांड किया। उसके बाद जब सुब्रमण्यम और गांव वाले तंगपन्नू की छोटी बेटी के पास आकर यही पूछने लगते हैं, क्या तुमने अपनी माँ के इयररिंग्स चुराए? छोटी बेटी कहने लगती है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर कसम खाकर कहती हूँ मैंने उन इयररिंग्स को नहीं चुराया। बाद में दोबारा इन बहनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। इसी दरमियान में सेल्वरासो अपनी माँ को साइड में बुलाकर पूछने लगता है कि माँ, क्या तुमने उन इयररिंग्स को चुराया? अगर चुराया है तो मुझे बता दो, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। इसके बाद सेल्वरासो को एक छापड़ लगाते हुए कहने लगती है कि किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया, तुम खामखा शक को बढ़ाओ मत, जाओ यहाँ से। तभी एक LIC एजेंट इनके गाँव आता है। सारे गाँव वालों के सामने कहने लगता है कि तंगपन्नू ने अपने नाम पर और सेल्वरासो के नाम पर 2 पॉलिसीज ली थी। तंगपन्नू की पॉलिसी 1 महीने ही कंप्लीट हो गई थी। 4 दिन पहले तंगपन्नू ने मुझे कॉल कर बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मेरे मरने के बाद वो LIC पैसे मेरे बच्चों तक पहुंचाइए। तो रिसेंटली मुझे ये बात पता चली कि तंगपन्नू सच में मर चुकी है। खुश होकर बड़ी बहन पूछने लगती है कि कितने पैसे आ सकते हैं सर? LIC ऑफिसर कहने लगता है 15 लाख रुपए। ये सुनने के बाद सारी बेटियां बहुत खुश होने लगते हैं। तंगपन्नू की बड़ी बेटी पांडी के पास आकर कहने लगती है कि 10 लाख रुपए हम 4 बहनें बांट लेंगे, 5 लाख तुम ले लो। तो शो पांडे भी इसके लिए हाँ कह देता है। तो वो LIC ऑफिसर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स पर इन लोगों की सिग्नेचर लेने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद सरपंच यही पूछने लगता है कि आखिरकार किसने तंगपन्नू की इयररिंग्स चुराई। एक बूढ़ा आदमी कहने लगता है, अरे सरपंच साहब, इस बारे में तंगपन्नू की औलाद ही भूल गई, तो आप क्यों दोबारा याद दिला रहे हो? इस तरह से गाँव वाले सारे मिलकर तंगपन्नू के अंत्यक्रिया का काम स्टार्ट करने लगते हैं। शाम होने तक सारा काम खत्म करके सारे लोग वापस अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम बेचारा वहीं पर रोता हुआ तंगपन्नू की चिता को देखते रहता है। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वो इयररिंग्स सुब्रमण्यम के हाथ में है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बस स्टॉप पर सुब्रमण्यम ने तंगपन्नू को देखा तो तंगपन्नू को संभालते हुए उसे बस स्टॉप के पास लाकर बिठा दिया। उसे डांटने लगा कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, शर्म नहीं आती घर से भागने के लिए? इस उम्र में कोई घर से भागता है क्या? बच्चे हैं तो ऐसा ही करेंगे। तो तंगपन्नू रोते हुए वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। सुब्रमण्यम तंगपन्नू को देखकर कहने लगता है, हे तंगम, वहीं पर रुको। यह सुनने के बाद तंगपन्नू शॉक में रह जाती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड ही तंगपन्नू को तंगम कहकर बुलाया करता था। जब सुब्रमण्यम का हाथ चेक करती है तो उसमें ये टैटू होता है, वीरा सुब्रमण्यम। मतलब सुब्रमण्यम तंगपन्नू का बॉयफ्रेंड होता है। रोते हुए पूछने लगती है, अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिनों तक मुझसे क्यों नहीं मिले? जब तंगम के भाई के आदमियों ने वीरा को मतलब सुब्रमण्यम को कुएं में डाल दिया तो सुबह होने के बाद गांव की औरतें कुएं में सुब्रमण्यम को देखकर उसकी मदद की। मतलब उस वक्त सुब्रमण्यम जिंदा ही था, मरा नहीं था। जब तक सुब्रमण्यम ठीक ठाक होकर तंगपन्नू के पास आता तब तक तंगपन्नू की शादी हो चुकी थी। बाद में सुब्रमण्यम तंगम के बारे में इंक्वायरी करने पर यह बात पता चली कि तंगम यही सोच रही थी कि सुब्रमण्यम मर गया और उसकी याद में उसके इयररिंग्स अपने कानों में पहना है। तंगपन्नू की लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए सुब्रमण्यम दूसरे गांव चला गया। वहाँ पर दूसरे लोग सुब्रमण्यम को पढ़ाकर इसको पुलिस बनाया। रिसेंटली सुब्रमण्यम ट्रांसफर होकर इस गांव आया। जब सेल्वरासो ने तंगपन्नू के बारे में बता रहा था उसी वक्त सुब्रमण्यम समझ गया था कि ये तंगपन्नू ही है, इसकी तंगपन्नू। बातों में तंगम को ये बात पता चलती है कि सुब्रमण्यम ने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनने के बाद तंगपन्नू बेचारी बहुत रोने लगती है। अब तंगम ने 4 दिन से कुछ खाया नहीं होता, वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुब्रमण्यम फटाफट से तंगम को हॉस्पिटल पहुंचाता है। पता चलता है कि तंगम की मौत हो चुकी है। जब सुब्रमण्यम तंगम के गांव जाता है तो उसको ये बात पता चलती है कि इसकी सारी औलादें उसकी इयररिंग्स को हासिल करने में लगे हैं। रात में सुब्रमण्यम तंगम की छोटी बेटी की बातें सुना था, जो अपने पति के साथ मिलकर प्लान कर रही थी। इनका प्लान कामयाब ना हो इसीलिए सुब्रमण्यम ने ही तंगम की छोटी बेटी के हस्बैंड को गड्ढे में डाल दिया। बाद में चोरी छुपके सुब्रमण्यम तंगम के इयररिंग्स को हासिल कर लेता है, चुरा लेता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सुब्रमण्यम तंगम की चिता को देखकर इसको तंगम की एक बात याद आने लगती है। तंगम ने कहा था कि तुम्हारे ये इयररिंग्स हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। अगर मैं मर भी गई तो मेरे चिता के साथ ही इस इयररिंग्स को जलना होगा, तभी मैं ये समझूंगी कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। इस तरह से वो इयररिंग्स उस चिता में ही डाल देता है सुब्रमण्यम। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।